क्या ब्रह्मांड एक गणितीय समीकरण है या किसी अदृश्य सत्ता की रचना? तीन अलग अलग वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, तीन भिन्न भिन्न व्यक्तित्व, परंतु मन में एक सा साझा प्रश्न। क्या पूरा ब्रह्मांड केवल संख्याओं, सूत्रों और गणितीय पैटर्न का खेल है, या इसके पीछे कोई अनदेखा, अनबोला और अज्ञेय ईश्वर है? रॉबर्ट राइट की पुस्तक थ्री साइंटिस्ट एंड देयर गॉड लुकिंग फॉर मीनिंग इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन इसी मूल सवाल की पड़ताल करती है। यह सिर्फ विज्ञान की खोजों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह गहराई से पूछती है, इन खोजों का अर्थ क्या है? क्या विज्ञान हमें जीवन के अंतिम प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? राइट एक पत्रकार की तरह तीन अलग अलग वैज्ञानिकों की सोच, उनके दर्शन की जांच करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे प्रयोगशाला की कठोर दीवारों से परे जाकर ये वैज्ञानिक अस्तित्व, नैतिकता और ईश्वर जैसे प्रश्नों से टकराते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि है 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, जब अमेरिका में तकनीकी क्रांति अपने चरम पर थी। कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिकी की प्रयोगशालाओं में हर दिन कुछ नया हो रहा था। परंतु इस तेज प्रगति के बीच तीन वैज्ञानिक, एडवर्ड फ्रैडकिन, एडवर्ड ओ विल्सन और कार्ल सैगन, सिर्फ तथ्यों और प्रयोगों तक सीमित नहीं रहे। उनके भीतर एक बेचैनी थी। क्या विज्ञान सचमुच हर सवाल का जवाब दे सकता है? यही बेचैनी उन्हें उस सीमा तक ले गई जहां विज्ञान और दर्शन आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं, कभी विरोध में, कभी एक दूसरे को पूरक बनाते हुए। एडवर्ड फ्रैंकलिन का व्यक्तित्व अपने आप में विरोधाभासों से भरा था। वे न तो पूरी तरह भौतिकी वैज्ञानिक थे और ना ही शुद्ध दार्शनिक। वे सीमाओं को लांघकर सोचने वाले विद्रोही माइंड थे। उनका दृष्टिकोण क्रांतिकारी था। ब्रह्मांड एक विशाल डिजिटल कंप्यूटर है। हर कण, हर घटना, हर नियम, सब किसी प्रोग्राम के कोड की तरह चलते हैं। एमआईटी के गलियारों में उन्हें पारंपरिक समीकरणों से असंतुष्ट विद्रोही के रूप में जाना जाता था। उनके प्रयोगों में कंप्यूटर पर बनाए गए वर्चुअल संसार शामिल थे, जहां कृत्रिम जीव जन्म लेते, विकसित होते और मिट जाते। उनकी सोच ने उन्हें एक गंभीर प्रश्न के सामने खड़ा किया। यदि ब्रह्मांड एक प्रोग्राम है तो उसका प्रोग्रामर कौन है? क्या यह केवल गणितीय नियमों का उच्च स्तरीय खेल है, या फिर कोई अदृश्य बुद्धिमान सत्ता इस डिजिटल नाटक का निर्देशक है? दूसरे वैज्ञानिक थे एडवर्ड ओ विल्सन, जिन्हें सोशियोबायोलॉजी का जनक माना जाता है। उन्होंने दशकों तक चींटियों और उनके जटिल समाज का अध्ययन किया, परंतु उनका दृष्टिकोण सिर्फ कीड़ों तक सीमित नहीं था। वे समझना चाहते थे कि इंसान के मूल्य, नैतिकता, धर्म, सामाजिक व्यवहार के पीछे कौन से जैविक नियम कार्य करते हैं। विल्सन का कहना था कि प्रेम, नफरत, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, यहाँ तक कि आस्था और धर्म भी विकासवाद के परिणाम हैं। उनकी किताब सोशियोबायोलॉजी ने विज्ञान जगत में खलबली मचा दी। धार्मिक समूहों और मानवीय दार्शनिकों ने उन पर आरोप लगाया कि वे मनुष्य की आत्मा को सिर्फ जीन और प्रवृत्तियों में घटाकर देख रहे हैं। इस आलोचना से वे विचलित तो हुए, पर पीछे नहीं हटे। उनका विश्वास था, यदि हम अपनी जैविक जड़ों को समझेंगे तो शायद अपनी नियति को भी आकार दे सकेंगे। तीसरे वैज्ञानिक थे कार्ल सैगन, जनता के प्रिय वैज्ञानिक, जिनकी पीबीएस की श्रृंखला कॉस्मोस ने करोड़ों दिलों को छुआ। उनके लिए विज्ञान सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं था, बल्कि विस्मय, रोमांच और आध्यात्मिक अनुभव की यात्रा थी। सैगन का प्रसिद्ध कथन था कि हम सब तारों की धूल से बने हैं। वे धर्म के आलोचक थे, लेकिन कठोर नास्तिक नहीं थे। वे मानते थे कि ब्रह्मांड की भव्यता अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। उनका दृष्टिकोण यह था कि विज्ञान और धर्म का टकराव अनिवार्य नहीं है। विज्ञान भी एक नई तरह की कॉस्मिक आध्यात्मिकता ला सकता है, जहां जिज्ञासा ही पूजा हो और खोज ही प्रार्थना। रॉबर्ट राइट इन तीनों विचारकों को हमारे सामने इस तरह रखते हैं।
फ्रेडकिन और उनका डिजिटल ब्रह्मांड, विल्सन और उनका जैविक नियतिवाद, सैगन और उनकी कॉस्मिक आध्यात्मिकता। तीनों की राहें अलग थी परंतु मंजिल एक, सत्य और अर्थ की खोज। उनके लिए विज्ञान केवल प्रयोगशाला का सच नहीं था, बल्कि अस्तित्व के रहस्यों तक पहुंचने का माध्यम था। फ्रेडकिन की डिजिटल यूनिवर्स थ्योरी एक और कुछ वैज्ञानिकों को क्रांतिकारी लगी। कई लोगों ने इसे विज्ञान कथा कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने लगातार ऐसे वर्चुअल मॉडल बनाए जो वास्तविक ब्रह्मांड जैसे दिखते थे। गैलेक्सी का घूमना, कणों की टक्कर, यहाँ तक कि जीवन की नकल। उनका तर्क था, यदि एक कंप्यूटर के अंदर पूरा ब्रह्मांड बन सकता है तो असली ब्रह्मांड भी किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटेशन का परिणाम हो सकता है। लेकिन यह प्रश्न वहीं खड़ा रहा, अगर ब्रह्मांड एक प्रोग्राम है तो प्रोग्रामर कौन है? कुछ लोग मजाक में कहते, यह तो ईश्वर को एक कंप्यूटर इंजीनियर बना देता है। फ्रेडकिन खुद को नास्तिक मानते थे, परंतु भीतर कहीं उन्हें शायद लगता था कि कोई बुद्धिमान कोडर है जो इस विराट डिजिटल मंच का निर्देशक है। विल्सन के सामने जीव विज्ञान बनाम नैतिकता का द्वंद्व आया, जिससे वे अपने जीवन के सबसे बड़े वैज्ञानिक और सामाजिक विवाद में फंस गए। 1975 में उनकी किताब सोशियोबायोलॉजी आई, जिसमें उन्होंने कहा कि मानव समाज के कई पहलू, हमारा प्रेम, ईर्ष्या, सहयोग और धर्म, सब जीन और विकासवाद के परिणाम हैं। यह विचार अकादमिक दुनिया में तूफान बन गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, नारीवादियों और धार्मिक विद्वानों ने उन पर आरोप लगाया कि वे मनुष्य को महज एक जैविक मशीन में बदल रहे हैं। एक सभा में विरोधी छात्रों ने उनके ऊपर पानी डाल दिया और उन्हें मंच से उतारने की कोशिश की, लेकिन विल्सन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर हम मान लें कि हमारे मूल्य भी विकास का हिस्सा हैं, तो हम उन्हें समझकर बेहतर बना सकते हैं। वे मानते थे कि नैतिकता और सहयोग जैसे गुण हमारे जीवित रहने की रणनीतियों में विकसित हुए हैं। उनके लिए विज्ञान केवल जीवन को समझने का नहीं, बल्कि जीवन सुधारने का माध्यम था। कार्ल सैगन का कॉस्मोस टेलीविजन पर आने के बाद वे आम जनता के हीरो बन गए। लाखों लोग उनकी मधुर आवाज और तारों के बीच यात्रा कराने वाले उनके अंदाज के दीवाने थे। लेकिन जितना प्यार उन्हें जनता से मिला, उतनी ही आलोचना उन्हें धार्मिक समूहों से झेलनी पड़ी। सैगन ने बाइबल में लिखी गई सृष्टि कथा को विज्ञान के तथ्यों से चुनौती दी। वे कहते, विज्ञान हमें सिखाता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कि हमारी जिज्ञासा हमें ब्रह्मांड का हिस्सा बनाती है। धार्मिक नेता उन पर आरोप लगाते कि वे लोगों को नास्तिक बना रहे हैं, जबकि सैगन कहते, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सबूत के बिना विश्वास नहीं करो। उनकी निजी जिंदगी में भी यह टकराव आता है। वे आध्यात्मिकता के प्रति संवेदनशील थे, लेकिन अंधविश्वास के खिलाफ सख्त। उनके लिए ब्रह्मांड का अध्ययन एक गहरा और आध्यात्मिक अनुभव था, जिसमें टेलीस्कोप प्रार्थना का साधन बन जाता है। तीनों वैज्ञानिक अपनी अपनी दिशा में विज्ञान की सीमाओं को और आगे ले जाते हैं, लेकिन उसी प्रक्रिया में उनका सामना धर्म, दर्शन और निजी विश्वासों से हो जाता है। एडवर्ड फ्रेडकिन उस डिजिटल कोड की खोज में लगे रहे जो शायद ब्रह्मांड का गुप्त नियम है। एडवर्ड और विल्सन ये समझने के लिए प्रयासरत थे कि नैतिकता और मानवीय मूल्य जीव विज्ञान से कैसे उत्पन्न होते हैं। वहीं कार्ल सैगन विज्ञान को केवल गणितीय समीकरणों और तथ्यों तक सीमित न मानकर उसे एक नई ब्रह्मांडीय आध्यात्मिकता यानी कॉस्मिक स्पिरिचुअलिटी में बदल रहे थे। फ्रेडकिन डिजिटल ब्रह्मांड और अदृश्य प्रोग्रामर। एडवर्ड फ्रेडकिन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा इसी विचार को सिद्ध करने में समर्पित किया कि पूरा ब्रह्मांड वास्तव में एक विशाल डिजिटल कंप्यूटर की तरह काम करता है। उनका कहना था, जिस तरह किसी वीडियो गेम का हर दृश्य प्रोग्राम के आदेश पर बनता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड का हर कण, हर प्रक्रिया किसी अज्ञात प्रोग्राम की धारा पर चलती है। लेकिन उम्र और अनुभव के साथ वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि यह मान लिया जाए कि ब्रह्मांड एक कोड है,
तो भी उस प्रोग्रामर की वास्तविकता हमारी समझ के दायरे से बाहर है। एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया, शायद यह प्रोग्रामर वही है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, और शायद यह किसी उच्चतर स्तर की वास्तविकता का हिस्सा है। इतना निश्चित है कि इसकी जटिलता मेरी कल्पना से कहीं अधिक है। उनकी खोज अंततः इस सच्चाई पर आकर रुकी कि विज्ञान अनगिनत प्रश्न उठा सकता है, पर हर बार अंतिम उत्तर उसके पास नहीं होता। विल्सन, नैतिकता और जीव विज्ञान का संगम। एडवर्डो विल्सन ने अपने कैरियर के अंतिम वर्षों में अपने विचारों को और परिष्कृत किया। उनका तर्क था कि मनुष्य की नैतिकता कोई दैवीय उपहार नहीं, बल्कि इवोल्यूशन की उपज है। लेकिन इसके साथ ही वे यह भी मानते थे कि यदि नैतिकता विकास की देन है, तो हम इसे जानबूझकर और समझदारी के साथ बेहतर दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि नैतिकता समय के साथ बनी है, तो हम उसे और बेहतर बनाने का चुनाव भी कर सकते हैं। अपने अंतिम दौर में उन्होंने विज्ञान और धर्म के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। उनका मानना था कि सदियों तक धर्म ने समाज को नैतिक ढांचा दिया, लेकिन अब ये जिम्मेदारी विज्ञान को उठानी चाहिए, तथ्यों, करुणा और तर्क पर आधारित एक नई नैतिकता के माध्यम से। विल्सन के अनुसार आस्था को पूरी तरह नकारना जरूरी नहीं, बल्कि उसे समझ और संवेदनशीलता के साथ संतुलित करना आवश्यक है। सैगन, ब्रह्मांडीय आध्यात्मिकता का संदेश। कार्ल सैगन का जीवन किसी कॉस्मिक उपदेश जैसा था। उनके लिए ब्रह्मांड का अध्ययन ईश्वर की तलाश जैसा ही था। अंतर सिर्फ इतना था कि उनका ईश्वर धार्मिक ग्रंथों में नहीं, बल्कि निहारिकाओं, तारों और आकाश गंगाओं के बीच छिपा था। सैगन कहा करते थे कि हम सब स्टारडस्ट यानी तारों की धूल से बने हैं, और इसी तथ्य में आध्यात्मिक विस्मय छुपा है। वे परंपरागत धर्म के आलोचक थे, पर पूरी तरह नास्तिक भी नहीं थे। वे मानते थे कि विज्ञान अपने आप में एक ऐसी आध्यात्मिकता गढ़ सकता है जहां जिज्ञासा ही पूजा हो और खोज ही प्रार्थना। अपने अंतिम दिनों में जब वे कैंसर से जूझ रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं नहीं जानता कि मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, लेकिन इतना निश्चित है कि मैं हमेशा इस ब्रह्मांड का हिस्सा बना रहूंगा। उनका आखिरी संदेश यही था कि खोज कभी बंद मत करो, क्योंकि खोज ही मनुष्य की सबसे सच्ची प्रार्थना है। रॉबर्ट राइट ने इन तीनों साइंटिस्ट की यात्रा को केवल जीवनी या विज्ञान की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे मंच के रूप में देखा, जहां बड़ा सवाल यही था, क्या विज्ञान और ईश्वर की बहस में कोई विजेता होता है? उनका निष्कर्ष था कि विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दो अलग अलग भाषाएं हैं। विज्ञान हमें कैसे यानी हाउ का उत्तर देता है, यानी चीज़ें किस प्रकार घटित होती हैं। वहीं ईश्वर, धर्म या आध्यात्मिकता हमें क्यों, वाई का संकेत देती है, यानी इन घटनाओं का गहरा अर्थ क्या है। तीनों वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीकों से यह संकेत दिया कि शायद सच्चाई उसी धुंधली रेखा में छिपी है जहां समीकरण और प्रार्थना, डेटा और ध्यान दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। थ्री साइंटिस्ट एंड देयर गॉड्स वास्तव में एक वैचारिक यात्रा है, जहां विज्ञान, दर्शन, आस्था और व्यक्तिगत विश्वास न केवल टकराते हैं, बल्कि एक साथ चलते भी हैं। यह पुस्तक उन पाठकों के लिए है जो केवल यह जानना नहीं चाहते कि दुनिया कैसे काम करती है, बल्कि यह भी समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों। थ्री साइंटिस्ट एंड देयर गॉड्स सिर्फ तीन वैज्ञानिकों की जीवनी नहीं है, यह उस सतत संघर्ष की कहानी है जहां विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता आपस में संवाद करते हैं। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि प्रयोगशाला में उठे सवाल केवल वैज्ञानिक नहीं, बल्कि अस्तित्ववादी भी होते हैं। तीनों वैज्ञानिक अलग अलग भाषा बोलते हैं, पर उनकी बेचैनी एक ही है। क्या ब्रह्मांड सिर्फ गणित का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? उम्मीद करते हैं हमारा ये ऑडियो बुक सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे बुक पाज और मैं हूं आर्यन।